हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया था, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बच्चों, उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि हर तरीके के कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएं किसी न किसी क्वेश्चन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ कैपिटल L हैविंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ टाइट टर्न्स ऑफ अ थिन वायर ऑफ थिकनेस T एंड हैविंग करंट I। ठीक है, एंड लिखा हुआ है द इनर कोर हैज द रेडियस A व्हाइल द आउटर मोस्ट कोर हैज द रेडियस B। पहले हम लोग इसका सेटअप समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि सोलेनॉइड होता है हमारे पास, तो सोलेनॉइड में क्या है कि एक कोर होता है। कोर का रेडियस तो इन्होंने आपको क्या प्रोवाइड किया है, इसका रेडियस A है। ठीक है, अब इसके ऊपर बच्चों कंटिन्यूअस वाइंडिंग है। हम जानते हैं कि सोलेनॉइड में बिल्कुल टाइटली वाउंड किया जाता है। तो जैसे कि ये वायर है, तो हम इसको यहां से ऐसे इसके ऊपर टाइटली वाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना है। तो इस सोलेनॉइड को हमने इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया। लेकिन बच्चों ये यहीं खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि इनर और आउटर रेडियस, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे आप यहां पर इसको वाउंड करना बंद कर देंगे, फिर यहां से वापस आप सिमिलर मैनर में इसके ऊपर घुमाते जाएंगे, तो एक लेयर बन गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर बन गई। ठीक है, फिर इस तरीके से इसके ऊपर तीसरी लेयर ऐसे बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते करते लास्ट में इसका रेडियस बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, इसका रेडियस बढ़ते बढ़ते ए से लेके, पहले ए रेडियस था, अब इसका रेडियस बी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ये सोलेनॉइड किस तरीके से है। तो ये वास्तव में बच्चों एक सोलेनॉइड नहीं है, एक सोलेनॉइड है, उसके ऊपर दूसरा सोलेनॉइड है, उसके ऊपर तीसरा सोलेनॉइड है, ऐसे लगातार जो वायर्स हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से जाते जा रहे हैं। तो ये वास्तव में ये बहुत सारे सोलेनॉइड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमें बताना है इसके सेंट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात, ये अच्छी बात है कि जैसे हम इसमें करंट पास कराएंगे तो ऐसे 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 घूमता रहेगा, हमेशा करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी हर लूप के अंदर। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारे सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे, लेकिन ये सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है, तो आपको फाइनाइट सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, जो फाइनाइट सोलेनॉइड होता है, फाइनाइट सोलेनॉइड में अगर हम ये कहें कि एक हमारे पास पॉइंट है ये वाला, तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ से ये वाला एंगल अल्फा बन रहा है और इस एज के साथ ये बीटा एंगल बन रहा है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और सोलेनॉइड में अगर करंट I पास कर रहा हो तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज म्यू 0 ni डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए बिकॉज ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड नहीं है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है। ठीक है, जहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, अल्फा बीटा हमने आपको डायग्राम में शो कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट यहां पे, तो हमारे पास सोलेनॉइड की टोटल लेंथ कितनी है, L, और इस मिड पॉइंट के ऊपर यहां से जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां पर भी बनेगा। तो ये अच्छी बात है कि अल्फा और बीटा दोनों एंगल इक्वल हैं और मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू थीटा है हमारे पास। तो यहाँ से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है म्यू 0 ni अपॉन 2 इंटू 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये एक सोलेनॉइड की वजह से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक सोलेनॉइड की वजह से, और इसके ऊपर बहुत सारे सोलेनॉइड लगे हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल n कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि जो वायर है उसकी थिकनेस T है। तो आप ऐसे समझना, सोलेनॉइड के ऊपर एक वायर, फिर उसके बगल में दूसरा वायर, फिर ये तीसरा वायर,
फिर ये चौथा वायर। आपको पता है कि वायर की थिकनेस तो सेम ही है एंटायरली, तो आपको ये दिखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ वायर्स जितने होंगे वो फिक्स होंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास वायर की थिकनेस गिवन है, कितना टी गिवन है, तो अगर वहां पर एक दूसरे में ऐसे अगर हम बात करें कि 5 वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू टी के बराबर हो जाएगी। तो इस थिकनेस के अकॉर्डिंग बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मान लीजिए ये एक यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ को मैंने 1 लिख दिया, और वायर की थिकनेस टी होने की वजह से कितना हो जाएगा, इस यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो आ जाएंगे दैट इज 1/t। ठीक है, तो एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया है, दैट इज μ0, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 1/t इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। अब बच्चों ये एक सोलेनॉइड की वजह से है, अभी हमने जस्ट क्या कहते हैं एक वैल्यू को रखा, अभी मैं थीटा सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पर बच्चों मेरे पास बहुत सारे सोलेनॉइड बन रहे हैं, एक के बाद दूसरा सोलेनॉइड जो है वो धीरे धीरे अपना रेडियस बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, और रेडियस ए से लेके बी तक चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम किसी स्मॉल आर रेडियस का सोलेनॉइड माने तो क्या होगा। तो अगर हम एक स्मॉल आर रेडियस का सोलेनॉइड ले लेते हैं, जो स्मॉल आर रेडियस पर जो वायर वाइंड अप है उसकी वजह से, मुझे बताइए स्मॉल आर रेडियस के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, तो ये तो आप देख रहे हैं ए रेडियस के अकॉर्डिंग है, और ये आर रेडियस के अकॉर्डिंग ये वाली डिस्टेंस आएगी स्मॉल आर रेडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक का, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ये वाली डिस्टेंस l/2 है, और इसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है ना, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब बच्चों अलग अलग सोलेनॉइड के हिसाब से जब आप थीटा रखेंगे, तो अगर ए रेडियस वाले के लिए रखेंगे तो थीटा अलग आएगा, और आर रेडियस वाले के लिए थीटा अलग आएगा। तो यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस वाले के लिए जो थीटा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम स्मॉल आर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा, बी दैट इज इक्वल टू μ0 1/t इंटू करंट, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस है l/2, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड जो स्मॉल आर रेडियस वाला है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए बच्चों करंट ऐसे पास कर रहा है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगा। अब मैं ऐसे जितने भी सोलेनॉइड बनाऊंगा इन सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में, तो सभी एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो याद रखना है ये स्मॉल आर रेडियस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब ऐसे बच्चों हमारे पास कहां से कहां तक हैं, तो ए रेडियस से लेके बी रेडियस तक। तो अब हमें देखना होगा कि स्मॉल आर रेडियस वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम आर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, कितना सा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं, आर में थोड़ा सा चेंज करते हैं डी आर, तो आर में डी आर चेंज करने की वजह से क्या होगा बच्चों, उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही होगा, लेकिन इस डी आर लेंथ के अंदर, इस डी आर लेंथ के अंदर जितने टर्न्स होंगे उतने सोलेनॉइड बन जाएंगे, एक, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे। तो डी आर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, तो आपको पता है कि यहां पर बच्चों जो हमारे पास थिकनेस है वो कितनी है, टी है, तो यहां पर कितने टर्न्स हो जाएंगे, तो डी आर लेंथ के अंदर टी से डिवाइड कर दो, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डी आर लेंथ के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज डी आर डिवाइडेड बाई टी, और एक टर्न जो है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है μ0 अपॉन टी आई l/2 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर से लेके आर प्लस डी आर के बीच में जितने सोलेनॉइड्स बनेंगे उनकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम ए टू पी।
तो इस एक्सप्रेशन में जितने भी कांस्टेंट है उसको हमने कॉमन ले लिया है, अब जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, इससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो वी हैव म्यू नॉट आई एल बाई 2t स्क्वायर और 1/√r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dr भी होगा, तो इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा ln r प्लस √r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये इसका इंटीग्रेशन है एंड लिमिट अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a से लेके b तक, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई एल बाई 2t स्क्वायर ln, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो दैट इज b प्लस √b² प्लस l²/4 अपॉन a प्लस √a² प्लस l²/4, ठीक है। अगर आप इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई एल बाई 2t स्क्वायर एंड दिस इज योर ln 2b प्लस √4b² प्लस l² अपॉन 2a प्लस √4a² प्लस l², ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर, और बच्चों एक सिमेट्रिक सर्किट है जिसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ये एक कैपेसिटर नेटवर्क है, ठीक है बच्चों। इसमें सारे कैपेसिटेंस जो है वो C हैं और हमें फाइंड आउट करना है अक्रॉस AB जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इस जॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है तो ये यहाँ पर क्या है, ये जंप करके जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर जंप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो पहली अप्रोच होती है तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ऐसा कुछ बच्चों हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि हम AB के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो हमने AB के अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया है हमने, और ये बैटरी इस सिस्टम के लिए जितना चार्ज फ्लो कराएगी, तो जितना चार्ज फ्लो करेगा वो हम देखेंगे एंड वहां से हम कैलकुलेट करके लाएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज Q/V। इस मेथड से हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब बच्चों हम लोगों ने V वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर आप बच्चों AB के अक्रॉस देखेंगे, AB के अक्रॉस, ठीक है, तो AB के अक्रॉस आपको ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्री नजर आएगी। इसका मतलब है अगर कोई स्टूडेंट इस पूरे पार्ट को AB के अबाउट ऐसे घुमा देता है तो भी इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसा कर देता हूं तो आपको दिखेगा कि अरे ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि AB के अबाउट जो है वो फोल्डिंग सिमेट्री है हमारे पास, ठीक है। तो AB के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री है, यानी हम क्या कर सकते हैं, AB के अबाउट इस तरीके से बच्चों फोल्डिंग सिमेट्री है तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे AB के अबाउट, तो आप यहीं पे देख लो सबसे पहले कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट यहां मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके साथ मर्ज होगा, ये वाला इसके साथ मर्ज होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से ये पूरा जो है उसी तरीके से ये वाला पॉइंट इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा ये सिमेट्री में है, फोल्डिंग सिमेट्री में। तो देखिए इसके बाद फोल्ड करने के बाद हमारे पास नेटवर्क कैसा बचेगा, तो ये 3 कैपेसिटर बच्चों जो ये वाले हैं A और B के बीच में, इसके ऊपर का डायग्राम कुछ इस तरीके का है। एक कैपेसिटर ऐसे है, फिर एक कैपेसिटर इस तरह से है और एक इधर लगा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, तो बच्चों ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट यहां से ऐसे जंप करके इधर जाएगा और यहां से एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये इधर से जाके ऐसे
और एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेटवर्क है और वापस से हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन कौन से कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स हैं वो मर्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो कैपेसिटर पैरेलल में आ गए होंगे। तो जैसे कि आपने ये लोअर सेगमेंट को जब ऊपर शिफ्ट किया है, तो देखिए बच्चों, ये वाला सेगमेंट इस तरीके से जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला कैपेसिटर इसके साथ आ जाएगा, ये वाला कैपेसिटर इसके साथ आ जाएगा, और कौन सा होगा, ये वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट, ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट। बाकी 1, 2 और 3, ये 3 कैपेसिटर जो है ये सिंगल सिंगल ही रहेंगे। तो 1, 2, 3, ये 3 कैपेसिटर सिंगल सिंगल है, बाकी ये डबल हो जाएंगे, C प्लस C, दैट विल बी 2C, 2C, 2C कैपेसिटेंस, 2C कैपेसिटेंस एंड 2C। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फोल्डिंग सिमेट्री से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है सर्किट। अब इसके बाद बच्चों हम कुछ भी रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको अब ध्यान से देखेंगे तो अब हमारे पास देखते हैं किस तरीके की सिमेट्री है। तो जो नेक्स्ट सिमेट्री है मुझे ये दिखाई दे रहा है, जैसे बच्चों देखो ये 2C वाला यहाँ आके कनेक्ट होता है, वैसे यहाँ से 2C वाला इधर जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो आपको दिखाई देंगी, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो आपको इधर से जैसा सर्किट दिख रहा है उसी तरीके का सर्किट इधर से भी दिखाई देगा। और ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिमेट्री है। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, जैसे कि ये V वोल्ट की बैटरी है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल V है, तो इस जगह का पोटेंशियल V आ जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला रास्ता सिमेट्रिकल है। तो अगर आप बोलते हैं कि इधर से कुछ Q1 चार्ज जाता है तो फिर इधर से Q1 चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ सिमेट्रिक है। अगर हम इसको बैटरी को पलट देते हैं तो जैसी सिचुएशन यहाँ पर है वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। तो क्योंकि हमने बैटरी को तो इनिशियल कंडीशन में ही लगाया हुआ है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, चार्ज फ्लो की डायरेक्शन। तो इधर से Q1 जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से कुछ Q2 चार्ज जाएगा तो यहाँ से Q2 लौट के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग पोटेंशियल्स एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस तरफ से मैंने इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लिया X, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला कैपेसिटर है, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, X माइनस 0। तो उसी तरह से बच्चों इधर भी क्या होना चाहिए, इसके टर्मिनल के अक्रॉस भी। तो मान लो कि इसका पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए Y है और ये Y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो देखो V माइनस Y जो है वो X माइनस 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दोनों कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो X माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू V माइनस Y, V माइनस Y। सो स्टूडेंट्स यहाँ से Y की वैल्यू आ जाती है V माइनस X, और इस स्टेप को आप फास्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने Y को लिख दिया V माइनस X, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर और यहां पर पोटेंशियल एज्यूम करते हैं। तो मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल Z है, तो आप देख सकते हैं यहां से यहां का डिफरेंस है Z माइनस 0, तो इधर से यहां का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, Z के इक्वल आना चाहिए। सो दिस पोटेंशियल इज V माइनस Z। आप ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ Y लिखा है ना, यहाँ कुछ और लिख के इक्वेट करके भी पता लगा सकते हो। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया Z माइनस 0, Z आएगा, और V में से V माइनस Z को माइनस करेंगे तो भी Z आएगा, ठीक है। तो हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, एक X और दूसरा Z, और X और Z आने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे Q1 एंड Q2, और Q1 और Q2 के बाद हम इसका कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। तो पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन होगा, बहुत संभल के लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला जंक्शन है, इस जंक्शन से अगर हम प्लेट्स को कनेक्टिविटी में देखें तो मैं आइसोलेट सिस्टम ढूंढ रहा हूँ। एक ये वाला प्लेट, एक ये वाला प्लेट और एक ये वाला प्लेट। ये तीनों प्लेट जो हैं वो आइसोलेट हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, यानी ये आपस में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इनका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, और इनिशियली अनचार्ज हैं तो टोटल चार्ज 0 रहेगा।
तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, मतलब जेड माइनस वी माइनस जेड, जेड माइनस वी माइनस जेड इंटू कैपेसिटेंस है सी प्लस जेड माइनस वी माइनस एक्स, जेड माइनस वी माइनस एक्स इंटू 2c, ठीक है। जेड माइनस वी माइनस एक्स इंटू 2c प्लस जेड माइनस 0 इंटू सी, तो प्लस जेड माइनस 0 इंटू कैपेसिटेंस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल इनिशियल चार्ज 0 है तो फाइनल चार्ज भी 0 होगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है 2z प्लस जेड दैट इज 4z, 4z इधर आ रहा है हमारे पास 5z आ रहा होगा, z प्लस z ये हो गया 2z, इधर भी आएगा 2z और प्लस z, 5z माइनस यहाँ पे है प्लस का 2x, तो प्लस 2x, 5z प्लस 2x और ये है v और इधर है 2v दैट इज इक्वल टू 3v, इक्वेशन 1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारे पास 5z प्लस 2x इक्वल टू 3v। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन ऐसा करते हैं, एक और जंक्शन यूज करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जंक्शन कौन सा है, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ से लिखते हैं ये वाला जंक्शन। तो इस जंक्शन के हिसाब से एक प्लेट ये है, एक ये वाला प्लेट है, ये 2 प्लेट हो गए और तीसरा प्लेट ये वाला, तो ये तीसरा प्लेट है। ये तीनों प्लेट आपस में आइसोलेट है, इन तीनों का टोटल चार्ज 0 होगा। तो चलिए इस प्लेट का चार्ज कितना आएगा इसका पहले लिख लेते हैं ना। तो y की वैल्यू कितनी है, v माइनस एक्स, v माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू 2c प्लस v माइनस एक्स और इधर है v, है ना, तो v माइनस एक्स माइनस v, तो v माइनस एक्स माइनस v और इसका कैपेसिटेंस भी है 2c एंड प्लस ये वाला कैपेसिटेंस ये है v माइनस एक्स माइनस जेड इंटू 2c, तो v माइनस एक्स माइनस जेड इंटू 2c दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से क्या आएगा सिंप्लीफाई में, 2c से 2c तो कैंसिल आउट हो गया है ना, तो ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ आएगा माइनस का 2x माइनस का x माइनस 3x माइनस 4x, तो माइनस 4x आ गया। और z की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है क्या, सिर्फ यहीं पे z आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का z और v अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक ये v है और एक ये v है 2v, सो दैट इज इक्वल टू प्लस 2v इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल इम्प्लाई 4x प्लस z इक्वल्स टू 2v। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास x और z की वैल्यू आती है, x है 7/18v और z है 4/9v। अब हम लोग बच्चों दोनों चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 चार्ज आएगा, दैट Q1 चार्ज इज, Q1 के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप जो है x माइनस 0, ओके, तो x इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप है x माइनस 0 और इसका कैपेसिटेंस है 2c। तो यहाँ से Q1 चार्ज हमारे पास आ जाता है, x की वैल्यू है 7v/18 मल्टीप्लाई बाई 2c, सो दिस इज योर 7cv/9, ओके। Q1 चार्ज आ गया एंड अकॉर्डिंगली Q2 चार्ज कितना आ जाएगा, Q2 आ गया हमारे पास z माइनस 0 इंटू सी, तो z माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई c, तो z की वैल्यू क्या है 4v/9, तो 4cv/9। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास टोटल चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 7 11cv/9। Hence the value of capacitance would be C equivalent, that is equals to
Q total upon V, and that is your 11C/9. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको हमने एक हैवी न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कैपिटल Q है और न्यूक्लियस जो है वो बहुत हैवी है एंड दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालिए अगर हमारा एम इतना परफेक्ट हो कि हमने डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ फेंका है। लेकिन दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि अगर हम इसको परफेक्टली नहीं फेंक पाए, इसका मतलब हमने किसी ऑफसेट फेंक दिया, इसको डायरेक्टली न्यूक्लियस की तरफ नहीं फेंका, तो उस सिचुएशन में हमें बताया जा रहा है कि जो उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो जितना हमने ए पार्ट में निकाला है उसका जस्ट डबल है। ठीक है, तो हमें बताना है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो हमारा जो सिचुएशन है, तो सेकंड पार्ट को करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q मास m, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, K काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो जो भी इसकी स्पीड हो उसके हिसाब से हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दैट इज हाफ mv0 स्क्वायर। इस समय पर परफेक्ट एम से हमने फेंका है, मतलब ये बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस जो है वो फिक्स्ड है और इसका चार्ज कैपिटल Q है। ठीक है, अब बच्चों अगर परफेक्ट एम है तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर पीछे की तरफ। ठीक है ना, तो जब ये यहां से ऐसे 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 आगे मूव करता हुआ आएगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये डिसलरेट होता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये डिसलरेट होते 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 इंस्टेंटेनियसली रुकेगा। तो जिस पोजीशन पे ये रुकेगा वहां पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद ये रिटर्न लौट जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका मिनिमम सेपरेशन जो है वो r0 है इस केस में। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि ये जो प्लस Q है उसके फील्ड में ये वाला स्मॉल q मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो ये फील्ड कंजर्वेटिव है, तो हम कहेंगे कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो वी कैन कंजर्व द एनर्जी, सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K गिवन है हमें। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बहुत दूर से फेंका है तो 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटरी रेस्ट पर आ गया है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो इसका चार्ज स्मॉल q है और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R0। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है कि इस न्यूक्लियस के फील्ड में ये मूव कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस की वजह से मैंने पोटेंशियल लिया है और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला K और ये वाला K डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास K की वैल्यू कितनी है, मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R0। तो फर्स्ट केस के लिए हम R0 की वैल्यू कैलकुलेट करके ले आए हैं। ठीक है, तो कितना आ जाता है R0? सो यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, दैट इज स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जरूरी है सेकंड पार्ट के लिए भी, तो हमने पता कर लिया कि उसका मिनिमम सेपरेशन कितना है फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में हम इसको थोड़ा सा इम्परफेक्ट फेंकेंगे, तो देखिए क्या होगा। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है, इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा इस तरह से फेंका है कि ये परफेक्टली इसकी तरफ डायरेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला चार्ज इसके फील्ड में आएगा तो इनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है वो लगना स्टार्ट होगा। तो देखते हैं इस चार्ज पर फोर्स कैसे आएगा। तो ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी से किसी एंगल पर है, और जब फोर्स वेलोसिटी से किसी एंगल पर होता है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से किसी एंगल पर है,
और वो दो कंपोनेंट क्रिएट करेगा, एक टेंजेंशियल और दूसरा नॉर्मल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड चेंज करेगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा जो इसकी स्पीड कम करेगा, और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा जो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जब यहां से आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो ऊपर वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये इसके वेलोसिटी का वेक्टर ऊपर की तरफ घुमाएगा, और ये जो अवे की तरफ है ये इसकी स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मूव होता हुआ जाएगा। तो आप किसी भी और सिचुएशन में भी जाके अगर डिस्कस करेंगे, मान लो यहां पर आ गया, तब भी आपको दिखाई देगा कि जो फोर्स है वो इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट की जनरल वेलोसिटी और फोर्स, तो आपको दिख रहा है इस फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, इसलिए वेक्टर ऐसे घूमता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड डिक्रीज करते जा रही है। अब बच्चों, अगर हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल अगर एक्यूट है, ये कौन सा एंगल है, ये वेलोसिटी और लाइन जॉइनिंग के बीच का एंगल है। अगर ये वाला एंगल एक्यूट है तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो लाइन जॉइनिंग पे टुवर्ड्स की तरफ आएगा, इसका मतलब है इनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज करेगा। तो आप बच्चों देख सकते हो स्टार्टिंग में भी ये लाइन जॉइनिंग है और वेलोसिटी का एंगल एक्यूट ही बन रहा है। एक्यूट बनने का मतलब है इसका कंपोनेंट जो आएगा वो डिस्टेंस कम करेगा, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे ऊपर जाते जा रहा है। तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो एंगल है पहले कम था, धीरे धीरे ये अभी थोड़ा एंगल बढ़ गया है। ऐसे जब तक ये एंगल बढ़ता रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि कंपोनेंट लेकिन किधर आ रहा है, टुवर्ड्स ही आ रहा है, तो इनके बीच का सेपरेशन कम होते जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी और लाइन जॉइनिंग के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ये वाली सिचुएशन आप देखिए, यहां पर जो वेलोसिटी है वो v है और ये 90 डिग्री है। इस समय पर ये नाइदर अप्रोच नॉर सेपरेशन की सिचुएशन में है, और इससे पहले ये लगातार अप्रोच कर रहा था। बात समझ गए? ये वाली जो सिचुएशन है ये मिनिमम सेपरेशन क्यों होगी, बिकॉज इसके बाद भी ये लगातार ऐसे ही जाएगा। तो अगर आप इसके आगे कहीं डिस्कस करोगे, मान लीजिए इस जगह पर, तो ये इसकी लाइन जॉइनिंग बनेगी और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग पर अवे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया है। तो याद रखिएगा डिसीजन हमने कैसे लिया कि वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे घूमता जा रहा है, तो वेलोसिटी का वेक्टर इस तरीके से घूमता जा रहा है। तो पहले वो अप्रोच कर रहा था जब तक एक्यूट एंगल था, फिर 90 डिग्री हुई और उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल बनने लगा। ऑब्ट्यूस एंगल की सिचुएशन में, इसको बोल रहा हूं मैं ऑब्ट्यूस एंगल, वेलोसिटी और लाइन जॉइनिंग के बीच में ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये अब सेपरेट होने लग जाएगा। तो बच्चों हमें पता चल गया दिस इज द कंडीशन वेयर इट इज इन मिनिमम सेपरेशन। ओके, तो चलिए ये हमारे पास मिनिमम सेपरेशन आर मिनिमम है, और ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 2 टाइम्स ऑफ, कितना गिवन है, पार्टिकल क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस इज ट्वाइस द डिस्टेंस डिटरमाइंड इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमने आर नॉट लिखा है, तो ये वैल्यू 2r0 के इक्वल है, और हमें ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सो हमें ये v स्पीड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, तो आप देख सकते हो इस फिक्स चार्ज के फील्ड में ये मूव कर रहा है, तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है k, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वेरी फार अवे है तो 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर आने के बाद ½ mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो दैट इज प्लस चार्ज तो हो गया q, और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल हो गया k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2r0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस k को पहले मैं 1/4πε0 लिख देता हूं। तो देखिए क्या आएगा, k की वैल्यू यहां से अगर हम रिलेट करें
तो चलो इसको k ही लिखा रहने दो, k इक्वल टू हाफ mv² प्लस ये लिखा हुआ है 1/4πε0 QQ है ना, और अपॉन 2r0, और यहाँ पर कितना है QQ। तो आप इसकी वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी, 1/2, दैट मीन्स k/2। ठीक है, ये k/2 लिखा हुआ, ये वाला k हमने इसको 1/4πε0 रख दिया है। तो बच्चों यहाँ से हम इसकी स्पीड सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट काइनेटिक एनर्जी k/2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सो स्पीड विल बी √k/m। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस क्लोजेस्ट वाली जगह पर कितनी स्पीड है। ठीक है ना। अब बच्चों वैसे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि जो हमने फेंका है उसका इम्परफेक्ट एम, जो आप देख रहे हैं इम्परफेक्ट एम, उसमें ये वाली कितनी डिस्टेंस होगी, तो आप ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द मूविंग चार्ज। देखो बच्चों, जो मूविंग चार्ज है ना उसके ऊपर फोर्स हमेशा इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम फिक्स चार्ज के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। तो आप फिक्स्ड चार्ज के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के ये पता कर सकते हैं कि ये जो d डिस्टेंस है जो हमने, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, तो हमने किस इम्पैक्ट पैरामीटर पे फेंका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन LR सर्किट पे बेस्ड है। देखिए बच्चों इसमें क्या गिवन है, द नेटवर्क शोन स्विच S, ठीक है ना, इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। ये कह रहे हैं हम t इक्वल टू 0 पे इस स्विच को क्लोज करते हैं, लेकिन उसके पहले क्या दिया हुआ है, अ स्टेडी स्टेट करंट हैविंग प्रीवियसली बीन अटेंड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस स्विच को बंद करने से पहले एक स्टेडी स्टेट आ चुका था। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें फाइंड द करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम t, और इन्होंने t इक्वल टू 0 किसको बोला है, जब हम इस स्विच को बंद करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्विच को बंद करने से पहले स्टेडी स्टेट की कंडीशन। तो देखिए एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, स्टेडी स्टेट पर आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में EMF 0 होता है। ठीक है, और इंडक्टर में EMF 0 है और ये हमारा आइडियल इंडक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो अगर अभी हम देखें कि स्टेडी स्टेट पर, तो यहां पर EMF 0 है ना, इसका मतलब करंट कांस्टेंट है, हो जाता है स्टेडी स्टेट की कंडीशन पे। तो हमारे पास करंट इस तरीके से पास कर रहा है। ओके, यानी कि सर्किट में ऑलरेडी करंट प्रेजेंट है एंड दैट करंट इज V अपॉन R0 और कैपिटल R, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो V अपॉन R0 प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने स्विच बंद कर दिया, तो स्विच अगर t इक्वल टू 0 पे बंद करेंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर इमीडिएट करंट चेंज नहीं करता। तो आपको पूरे सर्किट में और कहीं करंट चेंज हो सकता है, लेकिन इंडक्टर में करंट जो है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहां पर जो इंडक्टर आप देख रहे हैं, इसमें इमीडिएटली करंट चेंज नहीं होगा, तो इसका करंट तो यही रहेगा, लेकिन बाकी सारी करंट चेंज हो सकते हैं। तो देखो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये R0 तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो R0 शॉर्ट होने की वजह से एट t इक्वल टू 0 का डायग्राम क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट हो गया, तो इसको मैंने एक शॉर्ट वायर बना दिया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है और इंडक्टर, ये जस्ट आफ्टर की सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो R है, तो मुझे क्या मालूम है कि इंडक्टर में कितना करंट होना चाहिए, ये वाला करंट, मैं इस करंट को I0 बोल देता हूँ। तो दिस इज द I0 करंट इन द इंडक्टर। अब ये गवर्न करेगा क्योंकि ये पूरा एक सिंगल लूप सर्किट है, इसका मतलब है कि यहाँ भी I0 है, यहाँ भी I0 है, यहाँ भी I0 है, यहाँ भी I0 है, पूरे लूप में I0 करंट पास कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी I0 करंट है और इसका वोल्टेज भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख पाएंगे
कि हो सकता है कि यहाँ पर टाइम के साथ क्या होना चाहिए, करंट में वेरिएशन होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि करंट में किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। अगर वेरिएशन हो रहा होगा तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आएगी, फिर हम उसको इंटीग्रेट करके। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0 है। अब मैं इसी को एट एनी टाइम t पे कंसिडर कर रहा हूं, यहां से t टाइम बाद। तो देखिए ये V वोल्ट की बैटरी है, यहां पर रजिस्टर लगा हुआ है और ये इंडक्टर है। ओके, अब यहां पर मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर कितना करंट पास कर रहा है, दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज I। मुझे नहीं मालूम कि ये करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इस करंट की इनिशियल वैल्यू I0 है और एट एनी टाइम t पे मैंने करंट को मान लिया I। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता हो कि करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो करंट के सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग ईएमएफ को किधर बनाना होता है, ठीक है, जो ईएमएफ होता है उसको बनाना होता है करंट के डायरेक्शन में। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी करंट के डायरेक्शन में। अब मान लो करंट ये इंक्रीज कर रहा होगा तो ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, डिक्रीज कर रहा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी। और अब हमें नहीं पता है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो हमने करंट के डायरेक्शन में इसको बना दिया। इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इसका ईएमएफ जो है वो हमें वी गिवन है। तो बच्चों इस समय पर केवीएल क्या बता रहा है, तो चलिए हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस इंस्टेंट पर यहां से यहां जाने पर आ जाएगा प्लस वी, ऊपर से नीचे आएंगे रजिस्टर में तो ये आएगा माइनस का आई आर, दैट इज इक्वल्स टू, या एक मिनट रुक जाइए, प्लस वी माइनस आई आर, और इधर से इधर जाएंगे तो प्लस ईएमएफ, और प्लस ईएमएफ की वैल्यू है माइनस एल डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, और यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट है, ये दोनों मिलकर जितना भी होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व करके पता करेंगे कि डी आई बाई डी टी कितना है। बेसिकली आप डी आई बाई डी टी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको इंटीग्रेट करके करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन आया है, V माइनस आई आर, V माइनस आई आर दैट इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब बच्चों फर्क सिर्फ कितना सा है पता है, कि t इक्वल टू 0 पे इसमें करंट 0 नहीं है, कुछ करंट है। तो देखिए डी आई अपॉन वी माइनस आई आर दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन एल। इंटीग्रेट करते हैं, एट t इक्वल्स टू 0 इसमें ऑलरेडी कुछ करंट प्रेजेंट है, दैट करंट इज आई नॉट, जिसकी वैल्यू हमें पता है, और एट एनी टाइम t दैट करंट इज लेट्स से I। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा ln v माइनस आई आर अपॉन माइनस आर, एंड द लिमिट इज फ्रॉम आई नॉट टू आई, दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा t बाई एल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ln ये आ रहा है v माइनस आई आर अपॉन v माइनस आई नॉट आर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का आर टी अपॉन एल, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहीं से आपका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो देखो हमारे पास आ रहा है v माइनस आई आर अपॉन v माइनस आई नॉट आर, दैट इज ई रेस टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ रहा है v माइनस आई आर दैट इज इक्वल्स टू v माइनस आई नॉट आर ई रेस टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। अब जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आई नॉट कितना हमने पीछे सॉल्व किया था, दैट वाज v अपॉन आर नॉट प्लस कैपिटल आर। तो v अपॉन आर नॉट प्लस कैपिटल आर रख के और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए इधर तो लिख दिया मैंने आई आर दैट इज इक्वल्स टू v माइनस, इसको इधर ले आओ तो ये है v माइनस आई नॉट आर, तो दैट इज v अपॉन आर नॉट प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर एंड ई रेस टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो बच्चों ये हमारे पास देखिए फंक्शन आ गया है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो i की वैल्यू आ जाएगी v बाई आर माइनस, यहाँ से भी v कॉमन ले लो, दैट इज v बाई आर, एंड यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों डिनोमिनेटर में, आर नॉट प्लस आर
और न्यूमरेटर में बचेगा कितना, आर नॉट, एंड दैट इज ई पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए था कि अगर t बराबर 0 पर इंडक्टर में कोई करंट है तो उतना करंट लेते हुए आपको सर्किट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम नहीं जानते हैं, तो हमें प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम LRAC सर्किट। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर इज 6 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमसे कहा गया एट द इंस्टेंट व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज हाउ मच, 3√3 वोल्ट, देन हमें वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालना है। ध्यान रखना बच्चों, AC सर्किट में जैसे इन्होंने इंस्टेंटेनियस बोल दिया या मैक्सिमम बोल दिया तो आपको पता चल गया कौन सा वोल्टेज है। लेकिन अगर आपको ये नहीं बोला जाए कि ये इंस्टेंटेनियस है या पीक है, कौन सा है नहीं पता, सिर्फ लिखा हुआ है कि ये वोल्टेज है, तो ध्यान रखना दैट विल बी योर RMS वोल्टेज। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो ये LR सर्किट है इसमें हमें पीक वैल्यू पता है, तो हम इंडक्टर और रजिस्टर के वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो सर्किट है उसमें हमारा जो करंट पास कर रहा है, करंट का फेजर कुछ इस जगह पर है। इधर देखिए, करंट का फेजर यहां पर है, तो करंट के अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं। तो यहां पर बच्चों जो रजिस्टर है, रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो करंट के साथ सेम फेज में रहता है। तो रजिस्टर का वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में रहता है। तो ये VR की मैक्सिमम वैल्यू है एंड दैट इज योर 8 वोल्ट। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, हम लोग डायग्राम से ही इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा देखिए, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में क्या होता है कि जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो आगे रहता है और करंट पीछे रहता है π/2 फेज से। तो यहां पर जो करंट का आप देख रहे हैं ना लोकेशन फेजर की, तो उसके अकॉर्डिंग इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो π/2 फेज आगे रहेगा। तो इसको मैंने क्या बना दिया, π/2 फेज आगे बना दिया। ठीक है, ये कितना गिवन है हमें, ये गिवन है 6 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये VL की मैक्सिमम वैल्यू है, ये रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी है। अब आपको पता है ना बच्चों कि ये जो बनाया हुआ है ये इनके पीक वैल्यूज हैं। अब इंस्टेंटेनियसली हमें क्या पता है कि जो फेजर होता है वो क्या करता है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उससे ये रोटेट कर रहा होता है। तो जब हमसे किसी इंस्टेंट के बारे में बात किया जाएगा तो बच्चों हम डिसाइड करके रखेंगे कि किसी इंस्टेंट के ऊपर हम किस तरफ इसका प्रोजेक्शन लेके इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि सर हम तो इस जगह पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिसाइड करेंगे, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना इस पर प्रोजेक्शन लेके। तो अभी जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है वो ये बता रहा है कि इस समय पर इसकी वैल्यू +6 वोल्ट है इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन 6 आएगा, जबकि VR वाले का प्रोजेक्शन यहाँ पर 0 आएगा। ये जिस इंस्टेंट पे मैंने अभी डायग्राम बना रखा है, मैंने कहा कि भाई ये जो लाइन है इसके अलोंग प्रोजेक्शन को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडक्टर है उस पर जो वोल्टेज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इंडक्टर पे वोल्टेज आना चाहिए 3√3 वोल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज पॉजिटिव है, वरना मुझे इसके भी 2 केस बनाने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको पॉजिटिव मान के बनाऊंगा, वैसे ही आप नेगेटिव मान के भी सोच सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ इट इज 3√3 वोल्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो ये प्लस ही है, हम इसको ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने माइनस गायब कर रखा है, बिकॉज जैसा दिया हुआ है वही वैल्यू है इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्लस में दी हुई है। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है बच्चों, तो देखिएगा ये जो फेजर है ये रोटेट कर रहा है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके अकॉर्डिंग इंडक्टर जो है उसका फेजर का प्रोजेक्शन अलोंग दिस लाइन प्लस में 3√3 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों क्या सिचुएशन हो सकती है, तो पहली सिचुएशन देखते हैं। यहां पर हमें प्रोजेक्शन लेना है और हमें क्या करना है, हमारा जो इंडक्टर है उसका प्रोजेक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब है इंडक्टर का वोल्टेज इधर होगा। इसमें एक और केस अभी बनाऊंगा, पहले हमने इंडक्टर का वोल्टेज इधर बना दिया। तो ये तो है पीक वैल्यू और इसकी प्रोजेक्शन वैल्यू यहां आएगी।
और ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 3√3 वोल्ट इंडक्टर का। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडक्टर के कंपैरिजन में जो रजिस्टर है ये इधर π/2 फेज पीछे है रजिस्टर का वोल्टेज, तो रजिस्टर का वोल्टेज मुझे यहां बनाना पड़ेगा, यहां से 90 डिग्री पे, तो ये कितना है 8 वोल्ट। तो अगर हम आपसे पूछें कि इंडक्टर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है तो रजिस्टर की कितनी होगी, तो इस रजिस्टर का भी प्रोजेक्शन, वोल्टेज का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट है और इधर आ जाएगा 3√3, तो ये हमारे पास ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो पहली बात 6 वोल्ट का कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा 3√3 के बराबर है, और इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा मेरे पास आ रहा है √3/2, सो आई एम हैविंग दिस थीटा इज 30 डिग्री। समझ में आया क्या? तो 6 कॉस थीटा अगर 3√3 है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 30 डिग्री। ओके, अब बच्चों इधर देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो रजिस्टर का पीक वैल्यू ये है और इसका प्रोजेक्शन हम इस लाइन पर जब लेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर प्रोजेक्शन कितना आएगा, 8 वोल्ट इंटू कॉस 60। तो रजिस्टर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी 8 वोल्ट इंटू कॉस 60। तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, तो एक आंसर हो गया +4, मतलब अगर ये +3√3 वोल्ट दिखा रहा है तो ये +4 वोल्ट दिखा रहा होगा। ये उसका फेजर की लोकेशन है और प्रोजेक्टेड वैल्यूज हमने बता दी हैं। ये इंडक्टर की प्रोजेक्टेड वैल्यू प्लस में है और रजिस्टर की प्रोजेक्टेड वैल्यू भी प्लस में है, मतलब रजिस्टर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो फेजर के प्रोजेक्शन से निकलती है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 3√3 वोल्ट के अकॉर्डिंग एक और कंडीशन बन सकती है, जैसे कि मैंने ये बनाया, किसी को लगे कि सर ये दोनों फेजर तो आप घुमा रहे हो कंटिन्यूअसली, ये जो दोनों फेजर हैं ये लगातार ऐसे घूम रहे हैं, तो अभी मैंने ये वाला केस लिया है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है इसमें हमारा जो इंडक्टर वाला फेजर है वो इधर हो सकता है जिसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, और ये वाला एंगल कुछ थीटा हो जिससे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट करने पर कितना आ जाए 3√3। तो आपको पता है कि ये वैल्यू 3√3 वोल्ट है और हम इस एंगल को निकाल चुके हैं। दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। ओके, बिकॉज ये फेजर कंटिन्यू ऐसे घूमता जा रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है, फिर फेजर घूमता जा रहा है तो एक ये वाली कंडीशन भी हो सकती है कि रजिस्टर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे इधर हो, दिस इज योर 8 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री, तो आपको पता है ये 30 है तो ये आ जाएगा कितना 60। तो इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आने वाली है वो रजिस्टर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस तरफ आएगी, दैट इज 8 वोल्ट कॉस 60, ये है 4, लेकिन जब आप इसका आंसर देंगे तो रजिस्टर का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये ऊपर की तरफ प्लस है तो नीचे की तरफ -4 है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे दो आंसर आएंगे रजिस्टर के, एक +4 वोल्ट और दूसरा -4 वोल्ट। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन सी कंडीशन है, और इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज 3√3 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इन्होंने कंफर्म किया है, उसके हिसाब से हम रजिस्टर की दो वैल्यूज कंफर्म कर रहे हैं, आइदर वो +4 वोल्ट होगा या -4 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है। इसमें क्या गिवन है, अ हॉरिजॉन्टल मासलेस सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.3 मीटर कैरीज अ करंट 100 एम्पियर। ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B जिसकी वैल्यू गिवन है 1/9 पाई टेस्ला, हुज फील्ड लाइन सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट S एट अ डिस्टेंस D 0.4 मीटर बिलो द लूप ऑन द एक्सिस। मतलब कुल मिला के ये जो पॉइंट S है ना, यहाँ से इसकी फील्ड लाइंस इस तरीके से डाइवर्ज कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, रेडियली अवे अकॉर्डिंग टू S पॉइंट। ठीक है, आगे हमें कहा गया कि
सो दैट फील्ड लाइन मेक्स इक्वल एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। यहाँ पर ये जो है पूरा सिमेट्री में है, तभी ये सबके साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लूप, तो हमें बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द लूप, तो हमें बताना है इस लूप पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन ये है कि ये हमारे पास लूप है ना, तो लूप में करंट ऐसे पास करा है, दैट करंट इज आई, इसका रेडियस हमें पता है, और जिस पॉइंट के बारे में हमसे डिस्कस किया जा रहा है एस पॉइंट, वो यहाँ पर नीचे है, डी डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो एम्पियर फोर्सेस होते हैं किसी करंट एलिमेंट के ऊपर, आई डीएल क्रॉस बी, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितने डीएल होंगे, इनफाइनाइट छोटे छोटे डीएल होंगे। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये रिंग कुछ इस तरीके से है ना, तो ये रिंग इस तरीके से है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया है। करंट जिस तरीके से पास करा है, तो यहाँ पर अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से करंट अंदर जा रहा है, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा जिसकी लेंथ डीएल है, उसमें करंट ऐसे अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये एक डीएल एलिमेंट है हमारे पास, और यहाँ पर भी एक और डीएल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, तो इस वाले डीएल एलिमेंट में करंट बाहर आ रहा होगा। तो इस डीएल एलिमेंट से बच्चों करंट बाहर आ रहा है और इस डीएल एलिमेंट से करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, इस तरफ इधर का मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे है और इधर का मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे है। अब बच्चों जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए तो बहुत ध्यान से डायरेक्शन वगैरह निकालिए। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी आई डीएल क्रॉस बी, यानी डीएल और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप लोग प्लेन आइडेंटिफाई किया करो, ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्शन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेन बता देता हूं कौन सा प्लेन है, ठीक है। तो जैसे बच्चों ये डीएल आप देख रहे हैं, इस डीएल में करंट ऐसे अंदर जा रहा है, तो ध्यान से देखो, ये करंट ऐसे अंदर जा रहा है हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके से, और ये करंट अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो पहले मुझे बताइए, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल को कंटेन करने वाला प्लेन ये है क्या, इस तरीके से? क्योंकि जब आप प्लेन ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फिर डायरेक्शन ऑब्जर्व करना ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो हमें पता चल गया डीएल और बी का प्लेन ये है, तो ये कंफर्म है कि ये अगर प्लेन है तो आंसर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब प्लेन के परपेंडिकुलर किधर है ये तो हमें नहीं पता, तो उसका पता लगाने के लिए सिर्फ राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, ठीक है। तो डीएल अंदर की तरफ है, डीएल क्रॉस बी करते हैं बच्चों। तो अब हमने प्लेन पहले ही पता लगा लिया कि ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब इन दोनों में से एक तरफ होगा। तो देखते हैं डीएल क्रॉस बी किधर आ रहा है। डीएल अंदर है और बी इस तरफ, यानी थंब मेरा इस ओर इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स इस एलिमेंट्री पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये है डीएफ फोर्स। ऐसे ही बच्चों इधर वाले एलिमेंट पे भी अगर हम चेक करेंगे तो डीएल ऐसे है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ये है। तो डीएल क्रॉस बी इधर आएगा, डीएल ऊपर की तरफ है तो डीएल क्रॉस बी करने पर थंब इधर जाएगा। तो परपेंडिकुलर में इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर में फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये दोनों डीएफ समझ में आ गए बच्चों। अब ऐसे आप रिंग के किसी भी एलिमेंट पे जाएंगे, तो जैसे मान लो ये रिंग है, तो यहाँ पर डीएफ ऐसे लग रहा है, यहाँ पे डीएफ ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, ऐसे पीछे लग रहा है, तो ये पूरा ऐसे कोन में फैला होगा पूरा। तो हमने उसमें से दो एलिमेंट आपको दिखाए हुए हैं, एक डीएल यहाँ पे सेलेक्ट किया है, एक डीएल यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इन दोनों डीएल्स के हिसाब से देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल ये 90 है, 90 माइनस थीटा ये 90, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो डीएफ का एक कंपोनेंट अवे की तरफ जा रहा है, दैट इज डीएफ कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज डीएफ साइन थीटा। तो डीएफ कॉस थीटा इधर बाहर की तरफ है, डीएफ साइन थीटा नीचे की ओर है। यहां पर भी बच्चों सेम आप देख सकते हैं कि डीएफ कॉस थीटा लेफ्ट साइड में और डीएफ साइन थीटा डाउनवर्ड। तो डीएफ कॉस थीटा और डीएफ साइन थीटा के हिसाब से, ठीक है। अब आपको ये दिखाई देगा कि ये वाला डीएफ कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिंग के आमने सामने एलिमेंट के जो अवे की तरफ फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कभी हमने पूछ लिया
कि इस एलिमेंट में कितना टेंशन है, तो आपको डीएफ कॉस थीटा को देखते हुए चलना होगा। तो उसमें आपको एक छोटा सा डीएल लेंथ सेलेक्ट करके टेंशन का फोर्सेस बनाने हैं, और जो डीएफ कॉस थीटा अवे की तरफ आ रहा है उससे आप टेंशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेट फोर्स। तो डीएफ कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ जो डीएफ नेट है दैट इज 2 डीएफ साइन थीटा। अब बच्चों साइन थीटा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई करंट हो गया। एलिमेंट्री लेंथ कितना है, डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, तो हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे और उससे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एफ नेट कितना आ रहा है, एफ नेट दैट इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान रखना एक साथ हमने 2 डीएल सेलेक्ट किए हैं, तो 2 डीएल एक साथ कंसिडर हो रहे, तो 2 डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा 2 डीएल का इंटीग्रेशन, तो 2 डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर के इक्वल है। तो यहाँ पर 2 डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर के इक्वल है, तो एफ नेट आ जाएगा, आई कांस्टेंट बाहर आ गया, बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, और 2 डीएल जो दिख रहा है 2 डीएल का इंटीग्रेशन हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, और साइन थीटा कितना है, तो मैंने इसको थीटा माना है, ये कैपिटल आर है, और ये हमारे पास कितना है, ये कैपिटल आर है, ये डी है। तो कैपिटल आर कितना दिया हुआ है आपको, 0.3 मीटर, और डी कितना दिया हुआ है, 0.4 मीटर। तो यहां से अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है, और अब आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो रख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो देखिए करंट कितना दिया हुआ है, करंट इज 100 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 1/9 पाई टेस्ला मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। साइन थीटा इस डायग्राम से देखिए तो परपेंडिकुलर है 0.3/0.5 दैट इज 3/5 एंड 2 पाई कैपिटल आर, तो 2 पाई एंड कैपिटल आर है हमारा 0.3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों यहाँ से नेट फोर्स कितना आता है सॉल्व करने पर, तो यहाँ से बच्चों 9 पाई से 9 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 9 पाई से ये 9 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0.1 बच जाएगा। ठीक है ना, तो दैट इज द आंसर। एक पाई भी कैंसिल आउट हो गया है ना, तो बचा क्या फाइनली हमारे पास, तो इधर बचा 0.2 यानी 20/5 दैट इज 4 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल फोर्स 4 न्यूटन है, और अगर आपको कहीं टेंशन निकालने के लिए आ जाए तो ध्यान रखिएगा आपको वो छोटा सा एलिमेंट कट करना है, उस पर दोनों टेंशन के फोर्स बनाने हैं, उसका फोर्स अंदर की तरफ जाएगा, और जो बाहर की तरफ डीएफ कॉस थीटा है, ठीक है, वो डीएफ कॉस थीटा और जो 2 एलिमेंट के फोर्स अंदर की तरफ जाएंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वहां से आप टेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों इसमें गिवन है एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ठीक है, और उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू स्मॉल आर, जहां पर a और b कांस्टेंट है। ठीक है, और r की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है। तो हमें सिग्मा क्या गिवन है, दैट इज a माइनस बी टाइम्स ऑफ r। ठीक है, where r is the distance from the center of the disc is rotated with angular velocity omega। ठीक है, about its axis। ओके, तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज 0। तो 0 किस कंडीशन में होगा, इसके 2 ऑप्शन है, और मैग्नेटिक मोमेंट कब 0 होगा, इसके भी 2 ऑप्शन है। तो हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये जो चार्ज है आप देख सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो r का फंक्शन है, यानी कि यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस का फंक्शन है। अगर हम एट अ डिस्टेंस स्मॉल r पे जाके देखेंगे तो वहां पर सिग्मा की एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, अब बच्चों जो चार्ज है ये रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बच्चों एक रोटेटिंग चार्ज है यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्मॉल r से लेके
r प्लस डी आर का एक रिंग सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो रिंग है इसके ऊपर चार्ज डी क्यू कितना होगा, दैट इज सिग्मा इंटू 2πr dr। तो सिग्मा इंटू 2πr dr, 2πr dr इसका एरिया हो गया, ये चार्ज आ गया। अब बच्चों अगर एक चार्ज या एक रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो और रिंग अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हम उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को लिखने के लिए डायरेक्ट करंट कैरिंग लूप वाला केस यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड dB आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा, और इस dB को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट करंट बाई 2r, मतलब म्यू नॉट I बाई 2r यूज कर सकते हैं। I की वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज म्यू नॉट बाई 2r, और I की वैल्यू जो लिख रहे हैं वो होती है Q ओमेगा बाई 2π। तो Q की जगह तो आ जाएगा dQ ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे रख के मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा अपॉन 4π स्मॉल r, और न्यूमरेटर में dQ की वैल्यू आ रही है हमारे पास सिग्मा 2πr dr। ओके, तो सिग्मा 2πr dr। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड 0 आने का क्या कंडीशन होना चाहिए। सो वी हैव द dB दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा बाई 2 बचेगा, है ना, इधर 4πr उधर 2πr, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी आर इंटू डी आर। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके 1 तक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एंड दैट वैल्यू इज म्यू नॉट ओमेगा बाई 2 एंड a माइनस बी आर। तो a माइनस बी आर का इंटीग्रेशन आएगा दैट इज ए आर माइनस बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ से लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट ओमेगा बाई 2, 1 सब्स्टिट्यूट करने पे आएगा a माइनस बी अपॉन 2। और स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए। तो इसको 0 लाने के लिए तो b की वैल्यू 0 कब आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 कब आएगी, जब a माइनस बी बाई 2, a जो है वो b बाई 2 के इक्वल हो जाए। तो हमें क्या चाहिए, a बाई बी रेशो, सो a बाई बी रेशो 1 बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारे पास आ जाता है बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे दैट इज अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखेंगे ना, तो यहां पर आपको सिग्मा का फंक्शन दिया गया है a माइनस बी आर। ठीक है, तो आपको यहां से r डिस्टेंस पे जाना है, वही एलिमेंट्री रिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे दैट इज I मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट dm जो आएगा, करंट कितना आ जाएगा, तो dq ओमेगा बाई 2π, ये तो हो गया करंट, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर अगर हम क्या इसको वैसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू q बाई 2m इंटू एल हमने पढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जिस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हुए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर फिर एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करें, लेकिन ध्यान रखना इसको कोई यूनिफॉर्म डिस्क मान करके वैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, dm की वैल्यू ये आ गई है, वैल्यू रखिए। तो dq है सिग्मा 2πr dr ओमेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2π। तो ये 2π से ये 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं दैट इज सिग्मा नॉट a माइनस बी आर। ठीक है, तो देखते हैं क्या इवॉल्व होके आता है। dm हमारे पास आ रहा है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, सिग्मा नॉट ओमेगा पाई। अब यहाँ पे बच्चों एक r यहाँ है, एक r स्क्वायर यहाँ है,
यानी कि टोटल हो गया आर क्यूब। आर क्यूब को अंदर भेजिए तो कितना हो जाएगा, ए आर क्यूब माइनस बी आर की पावर 4 डी आर। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 to 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास सॉल्व होकर आएगा, दैट इज सिग्मा नॉट ओमेगा पाई, ये आ जाएगा आर की पावर 4/4 और लिमिट रखेंगे तो 1/4, तो ये हो जाएगा a/4 माइनस b/5। और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो इसके लिए जरूरी होगा कि a/4 is equal to b/5, so we have this value a/b that is equals to 4/5। ठीक है, तो a/b की वैल्यू अगर 4/5 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा वो शॉर्टकट तरीका आप अभी नहीं लगा सकते बिकॉज इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप ऐसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन लेके क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, तब तो q/2m इंटू एल लगाकर आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें, दैट इज डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों EMI से है, इसमें गिवन है अ कंडक्टिंग रिंग हैविंग 3 कंडक्टिंग स्पोक्स और इसकी लेंथ आपको गिवन है इज इन वर्टिकल प्लेन। ये पूरा सेटअप जो है ये वर्टिकल प्लेन में है और कंडक्टिंग कहने का मतलब है बच्चों कि इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है द रिंग कैन फ्रीली स्पिन अराउंड अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है अराउंड अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B 0.5 टेस्ला बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये दिया हुआ है हमें, बिटवीन द एक्सिस ऑफ द मेटल रिंग एंड इट्स पेरीमीटर। देखो सेंटर और पेरीमीटर के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 10 मिली ओम। ठीक है, और हमने इसको एक स्लाइडर के मदद से कनेक्ट कर दिया, ये स्लाइडर होगा। ठीक है, ताकि ये आराम से घूम सके। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, द मास m kg फॉल्स एंड द रिंग मूव्स। ठीक है, मास जो है वो 1 kg फॉल करता है और ये मूव करना स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मास इज 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि जल्दी हो जाएगा। तो ये है 1 मीटर पर सेकेंड, किसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, इस इंस्टेंट पर इसमें कितना करंट पास कर रहा है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और बाय द कंस्ट्रेंट इधर जो आएगा ओमेगा इंटू आर रेडियस। ठीक है, रेडियस की वैल्यू एल के बराबर है 0.2 मीटर, तो ओमेगा इंटू आर जो है वो वी के बराबर होगा, तो ओमेगा आर हमारा वी के इक्वल है। यहाँ से हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिससे ये रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें इसमें करंट फाइंड आउट करना है। तो इस करंट के लिए सबसे पहले हमें EMF देखना होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो आप कंडक्टिंग पार्ट देख रहे हैं ना, ये सारा ऊपर वाला पार्ट जो रिंग का पार्ट है, इन सब की वेलोसिटी किधर है आप देख सकते हो। इन सब की वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप एक एलिमेंट्री लेंथ लेते हैं तो उस एलिमेंट्री लेंथ और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होने की वजह से उसमें कोई EMF नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस रिंग में कोई EMF नहीं है, इसका मतलब EMF डेवलप होगा किसमें, स्पोक्स में। तो ये जो स्पोक्स आप देख रहे हैं इसमें EMF डेवलप होगा। तो ये जो स्पोक है ये क्या कर रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है ये रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। तो इसके अलग अलग एलिमेंट की वेलोसिटी अलग है। तो बच्चों हम लोग इसका रिजल्ट डायरेक्ट जानते हैं कि अगर इसका रेडियस कैपिटल R हो तो इसमें EMF डेवलप होता है, EMF इज B ओमेगा R² डिवाइडेड बाई 2। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट लेना होगा और उस dx एलिमेंट की जो वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में होगी ओमेगा x। तो dx और ओमेगा x म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे पता है, b v dx और ये आएगा b ओमेगा x dx और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तक
तो ये वैल्यू आ जाएगी। ईएमएफ आ गया बच्चों। अब ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, तो ईएमएफ मतलब किस ओर पॉजिटिव है, तो बच्चों ये ऐसे घूम रहा है ना, तो V और क्रॉस B, थंब उस तरफ इंडिकेट करेगा। थंब उधर इंडिकेट करने का मतलब है कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप हो रहा है इस रॉड में, ठीक है। कितना, B ओमेगा r²/2, ठीक है। R जो है वो इसका रेडियस है, ठीक है ना, तो हम इसको बाद में L रख देंगे, ठीक है। तो L के अकॉर्डिंग ईएमएफ कितना हो गया, B ओमेगा L²/2। इतना समझ में आया, डायरेक्शन भी पता चल गई। तो इस स्पोक के अंदर ईएमएफ डेवलप हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो इधर वाले पे भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ही डेवलप होगा। तो इन तीनों में ऐसे डेवलप होगा, ये और ये और ये। और बच्चों अगर आप ये देखें कि इन तीनों के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे, तो अगर इसका ईएमएफ, इसका वोल्टेज अगर 0 है, तो यहाँ पर जितना ईएमएफ डेवलप होगा उसके बराबर यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस इस स्पोक का हमें गिवन नहीं है, यानी कि इन्होंने कंडक्टिंग कहा है तो हम इसको हाईली कंडक्टिंग मान रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट हो गया, यहाँ ईएमएफ ई के बराबर हो गया, वोल्टेज पोटेंशियल, तो ये पूरा ई के बराबर होगा, ये भी पूरा ई, तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ई के बराबर होगा। तो इसमें करंट इस तरीके से पास करेगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। सो दैट वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, E माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये है हमारे पास B ओमेगा L²/2 इंटू R, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल। तो I कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज V/R, तो V है 1 मीटर पर सेकेंड, और R जो है वो बेसिकली लेंथ है, तो V/L लिख देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और यहाँ L² है अपॉन 2 कैपिटल R, तो चलिए दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई एक L बचेगा, L की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R कितना दिया हुआ है 10 मिली ओम, 10 इंटू 10⁻⁻3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आ रहा है करंट, दैट करंट इज, देखिए कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना करंट पास कर रहा है, 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है रजिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सरफेस टेंशन। इसमें गिवन है अ सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल R इज इलेक्ट्रीफाइड टू अ पोटेंशियल phi, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास सोप बबल है, तो हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया है जिसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया है और इसका पोटेंशियल phi गिवन है। ओके, तो ये जो सोप बबल होगा, ठीक है ना, उसमें जो भी हम चार्ज सप्लाई करेंगे वो चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसमें आयंस होंगे और उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर चार्जेस सरफेस पर लाई करेंगे, तो मान लेते हैं कितना चार्ज है, कैपिटल Q, और कैपिटल Q चार्ज के करस्पॉन्डिंग इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, गिवन है phi पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल होगा K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। हम यहाँ तक के रेडियस को कैपिटल R कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा थिकनेस ऑफ द सोप बबल है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो KQ बाय कैपिटल R दैट कम्स अप टू बी phi, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ओके, कि इसका पोटेंशियल phi है। अब हमें बताना क्या है, इसमें गिवन है इफ द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी कि बबल के अंदर का प्रेशर और बबल के बाहर का प्रेशर ये दोनों सेम है, एंड T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। तो हमें बताना है देन शो दैट phi इज इक्वल टू दिस। तो phi और सरफेस टेंशन रेडियस, इनमें ये वाला रिलेशन है, हमें ये एस्टिमेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इनसाइड और आउटसाइड क्या है, प्रेशर सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आधा जो सोप बबल है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हाफ सोप बबल का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा,
ठीक है, हमने इसको हाफ कट कर लिया। तो सबसे पहले बच्चों अंदर और बाहर प्रेशर इक्वल है, तो अंदर से जो कांस्टेंट प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स आता है वो सिमेट्रिक डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी योर पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सिमेट्रिकली एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ जो फोर्स है वो भी पी नॉट पाई आर स्क्वायर होगा। ध्यान रखना है आपको, जो सोप बबल है उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पे बच्चों ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इसके अलावा और कौन सा फोर्स है, तो ये जो आप इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं, एक ये वाली इमेजिनरी लाइन जो हमने फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे कट किया है, और ये दूसरा इमेजिनरी लाइन, इन दोनों के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होता है, तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्री लेंथ, और डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो यहाँ पर बच्चों जितनी भी आप इमेजिनरी लाइन बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल टू द सरफेस की डायरेक्शन इधर बनेगी लेफ्ट साइड में। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर जो फोर्स आएगा टी डी एल वो एक ही डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टी मल्टीप्लाई बाई डी एल का इंटीग्रेशन करना है इस पूरे सरफेस पे। और याद रखिएगा इसमें दो इमेजिनरी सर्कल हमारे बन रहे हैं जिसपे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा, और दोनों का रेडियस इक्वल है। तो यहाँ से टी इंटीग्रेशन डी एल, क्योंकि सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, सो दिस विल बी टी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई कैपिटल आर। अब यहाँ पर कितने सरफेस हैं, दो फ्री सरफेस हैं। तो एक आप देख सकते हो इमेजिनरी लाइन फ्री सरफेस के ऊपर t इंटू 2 पाई आर, और दूसरे वाले के लिए भी इतना ही होगा, तो हम इसका डबल कर देंगे। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया, ये प्रेशर फोर्सेस हो गए। अब और कौन सा फोर्स है, तो स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट हाफ स्फीयर है उसकी वजह से राइट हाफ स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और वो कैसे आएगा, जो चार्जेस यहाँ पर हैं बच्चों, तो आप यहाँ पर क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो बिकॉज इन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो आप इसका सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट सिग्मा इज योर क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर दैट इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है इसकी वैल्यू भी हर जगह पे सेम है। तो जैसे आप यहाँ पर प्रेशर का फोर्स पी डी ए इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो जैसे आपने एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स बनाया, जैसे अंदर वाले प्रेशर की वजह से फोर्स बनाया है, वैसे ही अगर ये इलेक्ट्रिक प्रेशर हर जगह पर सेम हो तो इसका फोर्स भी सिमेट्रिक लाइन के अलोंग आ जाएगा और ये फोर्स बाहर की तरफ होगा। एंड दिस वैल्यू इज योर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया प्रेशर, एंड मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो इसके लिए जो इफेक्टिव एरिया है दैट इज योर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो सोप बबल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग देखिए इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर तो का फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका मतलब सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है 4t इंटू पाई आर, ये वाला फोर्स, और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। क्लियर है, ध्यान रखना ये जो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर है, हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से फोर्स लिखा है और इस हेमी स्फीयर पे लिखा है। तो ध्यान रखिएगा जब आप इस हेमी स्फीयर को कंसिडर करेंगे, इसका मतलब होगा जो सेकंड वाला हेमी स्फेरिकल पार्ट है उसने फर्स्ट वाले हेमी स्फेरिकल पार्ट पे कितना फोर्स लगाया, दैट इज द दिस वन। ओके, अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करके लाना है, फाई के बारे में लिखना है। तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है यहाँ से सॉल्व करने पर, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 8t और एप्सिलॉन नॉट, 8t एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। ठीक है, देन सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से हमारे पास आंसर इवॉल्व हो जाएगा। तो 8t एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कितना है दैट इज q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें फाई को यूज करना है। तो q बाय आर जो है
उसकी वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ से। Q बाई कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास है 5 बाई K। ओके, तो इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो Q बाई कैपिटल R या सीधा सीधा Q की वैल्यू रख देते हैं ना, 8T एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q की वैल्यू है हमारे पास R phi अपॉन K, R phi अपॉन K, ठीक है ना। और इधर है डिनोमिनेटर में 4 पाई R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। ठीक है ना। तो अब यहां से बस सिंप्लीफाई करिए, सिंपल सा आंसर है। तो ये आ जाएगा 8T एप्सिलॉन नॉट, इधर एक R बचेगा डिनोमिनेटर में, 4 पाई K को 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 5 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक R बच रहा है तो डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू आएगी 8TR डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। क्या हमें यही प्रूव करके लाना था? यस, हमें यही प्रूव करके लाना था। 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 8TR डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में गिवन है एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, उसके लेफ्ट और राइट प्लेट का चार्ज है रेस्पेक्टिवली CV और 2CV। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है एट t इक्वल टू 0 इसको एक कैपिटल R रजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है। तो हमें बताना है कि इन दोनों प्लेट पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर चार्ज जो है वो CV और 2CV है। अगर हम t इक्वल टू 0 एनालाइज करें तो देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसी है। t इक्वल टू 0 पे हमने कनेक्ट भी कर दिया है, जस्ट वी आर डिस्कसिंग एट t इक्वल टू 0। तो इस पे चार्ज है CV और इस पे है 2CV। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का जो टोटल चार्ज है उसका हाफ चार्ज आउटर फेस पे आएगा। तो जैसे इन दोनों का टोटल है कितना 3CV, तो यहां पर आएगा 3CV/2 और यहां पे भी 3CV/2। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स की थ्योरी होती है। और प्लस इनर फेस पे कितना चार्ज आएगा, तो देखो इस पे है 2CV और इसके बाहर वाले फेस पे कितना गया 3CV/2, तो इसके इनर फेस पे चार्ज आएगा CV/2 और इधर वाले के इनर फेस पे चार्ज आएगा -CV/2। तो आप देख सकते हैं 3CV/2 माइनस CV/2 ऐड होके आ जाएगा CV और CV/2 प्लस 3CV/2 ऐड होके आ जाएगा 2CV। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 की सिचुएशन ये है। अब स्टूडेंट्स इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको देखने के लिए आपको इनर फेस के चार्ज देखने हैं। ठीक है, जो कि हैं इधर CV/2 इधर -CV/2। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा और ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि चार्ज का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे होने वाला है, इधर से इधर, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो जैसे मान लो बच्चों यहाँ से कुछ चार्ज निकल के और इधर चला गया, तो मान लेते हैं कि वो चार्ज जो यहाँ से निकल के जा रहा है वो स्मॉल q चार्ज है और वो यहाँ से इधर चला जाएगा। अब ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, तो स्मॉल q चार्ज जाने के बाद क्या होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ से स्मॉल q चार्ज निकल के यहाँ जब आ जाएगा तो टोटल चार्ज में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चला गया, लेकिन इनर फेस के चार्ज पर चेंजेस आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख सकते हैं अब ये हम लोग बात कर रहे हैं एट एनी टाइम t पर। ठीक है, तो एट एनी टाइम t पर देखिए आउटर फेस के चार्ज तो फिक्स हो गए, कितने हैं 3CV/2 और इधर भी 3CV/2। ये तो अनचेंज रहेगा बिकॉज आप समझ रहे हैं कि यहाँ से Q चार्ज निकल के अगर इधर जाता है तो टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो टोटल का हाफ ऑफ तो बाहर ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ से कितना चार्ज चला गया है स्मॉल q, तो देखो इसके इनर फेस पे कितना चार्ज था CV/2, तो इसमें से Q चार्ज अगर चला जाएगा तो इसके इनर फेस पे चार्ज आएगा CV/2 माइनस Q। हमने शो किया है Q चार्ज इधर से इधर गया है।
ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसके इनर फेस पे कितना था, -cv/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -cv/2 + q, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इक्वल ऑपोजिट है, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल ऑपोजिट के सेंस में लिखना चाहते हो तो ये जितना चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज ये है -cv/2 - q, ठीक है। अब हमने जिस चार्ज को शो किया है कि ये q चार्ज ऐसे गया है, तो इस q चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है दैट विल बी द करंट। सो यहां से करंट I जो पास करेगा दैट इज योर dq/dt, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे और यहां से स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्मॉल q की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो देखिए पहले हम लोग लूप इक्वेशन लिखते हैं। तो इधर से इधर जाएंगे तो देखो बच्चों ये हमने नेगेटिव प्लेट की तरह इसको दिखा रखा है, इसको पॉजिटिव प्लेट की तरह। तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये है चार्ज का मैग्नीट्यूड cv/2 - q, ठीक है। और इधर से उधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये +/c। फिर इधर से इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -IR, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -IR दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी और फिर हम यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग दोनों प्लेट्स के चार्ज आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, ये आ रहा है v/2 - q/c दैट इज इक्वल टू dq/dt × r, ठीक है। तो अगर आप इसको एलसीएम ले लें तो ये आ रहा है हमारे पास 2c एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा cv - 2q दैट इज इक्वल टू dq/dt × 2rc। अब इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करने पर ये वाली इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी और इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एट t = 0 चार्ज भी 0 था, एट एनी टाइम t पे चार्ज स्मॉल q है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा हमारे पास ln cv - 2q डिवाइडेड बाय -2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to q दैट इज इक्वल टू 1/2rc, कांस्टेंट है कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन t, इधर मैंने लिमिट भी लगा दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है ln cv - 2q अपॉन cv, ओके, दैट इज इक्वल टू -t/rc। अब इसको सिंप्लीफाई करके स्मॉल q का हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, तो 1 - 2q/cv दैट इज इक्वल्स टू e⁻−t/rc। सो यहाँ से बच्चों चार्ज का फंक्शन आ जाता है हमारे पास cv/2 1 - e⁻−t/rc। ये बच्चों स्मॉल q चार्ज हमारे पास है और ये स्मॉल q चार्ज क्या है, वो चार्ज है जो फ्लो कर गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट प्लेट है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो लेफ्ट प्लेट पे अगर हम इन सबका टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज है, 3cv/2 - cv/2 + q, ये वाला चार्ज है, ओके। और यहाँ पर cv/2 - q + 3cv/2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये फ्लोन अमाउंट ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना लिया है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे इनिशियल चार्ज कितना था cv और इस पे कितना था 2cv, तो 2cv में से कितना चार्ज चला गया, q चला गया और इधर cv वाले पे q चार्ज आ गया। तो हम लोग लेफ्ट और राइट वाले प्लेट पे चार्ज लिखते हैं, तो चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट उस पे कितना था, cv था और उधर से निकल के कितना आया स्मॉल q, तो ये वाला स्मॉल q चार्ज उस पे आ गया है। तो cv प्लस स्मॉल q, तो इसको सिंप्लीफाई करिए cv प्लस स्मॉल q, तो cv प्लस cv/2 1 - e⁻−t/rc। ये है बच्चों चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से चार्ज ऑन द राइट प्लेट वो है 2cv +
2Cv माइनस Q, क्योंकि इसमें से Q चार्ज चला गया है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए एंड Q ऑन द राइट प्लेट दैट इज इक्वल टू 2Cv माइनस ऑफ Cv बाई 2 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t अपॉन RC। ये है हमारे पास राइट प्लेट का चार्ज और ये है हमारे पास लेफ्ट प्लेट का चार्ज। ठीक है, अगर आप इनको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।